हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी यहाँ पे इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, सोशल इशू कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक। ओके, अभी इकॉनमी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अप्रैल और मई मंथ की मैं एक साथ लेकर चल रही हूँ। तो अभी अप्रैल मंथ की इकोनॉमिक सेक्शन चल रही है, जब वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर एक ही साथ जो है दोनों में इकॉनमी इकॉनमी पढ़ना लिटिल बिट बोरिंग लगने लगेगा आपको भी और मेरे को भी। तो फिर यहाँ पे इसलिए मैं डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पे लेकर चल रही हूँ। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक देख लेते हैं। साइंस एंड टेक में भी इस बार सिर्फ 3 ही आर्टिकल हैं। एक तो आप लोगों को ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स के बारे में बताऊंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैं हर एक मंथ में इसको डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है ना कि आपको हर एक बात पता होना चाहिए ब्लॉकचेन के बारे में। सेकंड, आप लोग को पता है कि आरोग्य सेतु ऐप आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं, ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आई थी, तो इसके बारे में डिटेल में देखने वाले। और स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। इट मीन्स कि आज भी हमारी जो यहाँ पे लेसन होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजल पहले की लेसन देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हो। और जो मीन्स की आप लोग की जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है संडे से। तो अभी जो फर्स्ट 3 आपकी जो टेस्ट होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब है कि आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबको यहाँ पे दिखेगा, सबको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो उसको भी आप लोग अपने ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 4th टेस्ट से जो है जितने बच्चे पेड किए हैं सिर्फ उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन सारे लोगों की होगी, यानी कि जब मैं यहाँ पे आपकी 2 दिन वीक में चलेगी, एक वेंसडे चलेगी और एक संडे को चलेगी। तो 2 दिन आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन आपको सुबह 1 बजे मिल जाएगी और उसी की मॉडल आंसर आप लोग को रात के 9 बजे मिल जाएंगे। और आप लोग को जो है एक दिन रहेगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है, जिस दिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करूँगी उसके नेक्स्ट 1 घंटे के बीच में 1 घंटे बोल रही हूँ मैं, 1 दिन में आपको यहाँ पे मुझे कहाँ आंसर भेजना है। मैं आप लोग जब मेरे चैनल को ज्वाइन कर लोगे ना, ज्वाइन बटन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कितने रुपीज़ आपको पेड करनी है। लेकिन आप लोग सबसे नीचे जाओगे ना तो 199 की आपको पे करनी है, जिसमें कि आपका मेंस आंसर राइटिंग के लिए है। बाकी आपको और भी पर्क दिए जा रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप लोग को यूपीएससी के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग को डिफरेंट जो है ना फैसिलिटी अवेल कराई जाती है हमारे तरफ से। तो मेंस आंसर राइटिंग आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप लोग चाहते हो कि आपके क्वेश्चन को अच्छे से, आपकी कॉपी को अच्छे से यहाँ पे चेक किया जाए, तो आप लोग आराम से दे सकते हो। हर एक में आपको, हर एक टेस्ट में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चारों पेपर अच्छे से कवर करके चलेंगे, यानी कि GS 1 2 3 4 और जितनी भी टॉपिक है हॉलिस्टिक वे में यहाँ पे कवर होगा। ओके, टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को ज़रूर। 15 क्वेश्चन ही 15 टेस्ट सीरीज़ है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ये लाभदायक ज़रूर होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट, तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए हैं। एक यहाँ पे प्रेसिडियो प्रिंसिपल है। प्रेसिडियो प्रिंसिपल क्या है कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ है डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए, जिसको यहाँ पे ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स कहा जा रहा है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, घबराइए मत। इससे पहले समझने का कोशिश कीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते किसको है। ब्लॉकचेन एक सीरीज़ ऑफ डेटा है जो कि एक दूसरे के साथ जो है आपका लिंक होते जाता है। हर एक सिंगल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो एक चेन बनते जाता है। और ये कैसे होता है, तो क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल होता है। क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आप लोग सुनते हो या फिर आप लोग जो है क्रिप्टो सुनते हो, क्रिप्टो का मतलब ही होता है सीक्रेट, और ग्राफिक मतलब कि इस तरीके से आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो सीक्रेट तरीके से इनकोड होकर आपका एक ब्लॉक बन जाता है। और हर एक ट्रांजैक्शंस किस तरीके से जाता है, मान लीजिए कि आपने एक टाइम में एक ट्रांजैक्शन किया, तो इसमें आपका जो है ना इनकोड होके वो ट्रांजैक्शन मान लीजिए कि AB के फॉर्म में यहाँ पे आपका इनकोड होके इस ब्लॉक में बन गया। सेकंड टाइम आपने ट्रांजैक्शन करी तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा ब्लॉक बन गया और ये पहले वाले के साथ चेन में आ गया। यहाँ पे आपका दूसरा यहाँ पे इनकोड हो गया, यानी कि क्रिप्टो सीक्रेट राइटिंग में यहाँ पे चला गया और इसमें जो कोड है वो CD के फॉर्म में है। थर्ड टाइम आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया तो आपको फिर यहाँ पे ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन का, ये चेन के साथ लिंक हो जाएगा पहले वाले के, और यहाँ पे जो आपका कोड बनेगा वो FE बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ रहे हो कि एक तो यहाँ पे ब्लॉक बन जाता है आपका एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सेकंड थिंग है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो वो एक दूसरे के साथ लिंकअप हो जाता है, कहने का मतलब है कि चेन के साथ वो जुड़ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्लॉक चेन है।
इट मीन्स कि ब्लॉक भी है और इसमें आपका चेन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो लिंक्ड होते जाता है एक दूसरे से, और यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक है यानी कि कोड के फॉर्म में आपका यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक बन जाते हैं। जब ये आपका एक दिन में या फिर कुछ महीने का जो आपका डेटा इस तरीके से चेन के फॉर्म में बन जाता है ना, तो एक साथ जब आप इसको ओके करोगे तो ये इस तरीके का ब्लॉक बन जाता है पूरा, और इसमें आपके जितने भी डेटाज है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका अरेंज हो जाता है। तो इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज जो है वो बहुत ही कम समय में कम जगह पे आपका जो है वो आपका अरेंज हो गया है। ये जो ब्लॉक है ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनमें एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड होते हैं जिसको कि हैशेस कहा जाता है, और वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यानी कि प्रीवियस वाले से पहले को कनेक्ट करते हैं, फिर पहले वाले को प्रीवियस से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होता है, और इन सब का एक यहाँ पे एक कॉमन नोड होता है जिसको यहाँ पे हैश कहा जाता है। ये जो है ना ये एक ब्लॉकचेन यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, और यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कि जितना ट्रांजैक्शन होते जा रहा है आपका न्यू ब्लॉक बन के वो आपका जो है चेन में कनेक्ट होकर एक तरीके से हैश में आपका कनेक्ट होकर आपका जो है एक तरीके का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनते जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, पहले आप लोग ये समझ लिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन जो बिल ऑफ राइट्स लाया जा रहा है इसमें बात का क्या क्या किया जा रहा है, इसका एम क्या है, ये समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे इसका एम है कि एक बेसलाइन यहाँ पे आपका जो है इस्टेब्लिश करना है। तो बेसलाइन किसके किसके बीच में होगा, डेवलपर के बीच में होगा, कॉर्पोरेट के बीच में होगा, और गवर्नमेंट के बीच में होगा। जो इस ट्रांजैक्शंस को डेवलप कर रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट के पास ये आपका ट्रांजैक्शन जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आपके तीन यहाँ पे भागीदारी है जिनका कि यहाँ पे एक बेसलाइन प्रोवाइड करना है, एक बेसलाइन इस्टेब्लिश करना है जिसमें कि आपका ब्लॉकचेन एप्लीकेशन हो। इससे क्या हो पाएगा कि एक फाउंडेशनल वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए। सेंट्रलाइज कहने का क्या मतलब होता है, दो फंडे होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस हो रहा है ना वो एक जगह एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर जो है आपका यहाँ पे इस चीज़ को रखा गया है। लेकिन यही अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो इट मीन्स कि आपका ये जो ट्रांजैक्शंस है ये आपका ब्लॉक बन के डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास जो है ना इस तरीके से सिक्योर आपका भेजा जा रहा है। तो आप लोग समझते हो कि सेंट्रलाइज जो यहाँ पे प्रिंसिपल है ये कभी भी किसी भी फॉर्म में आपका सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे कि आप लोग इंडियन की जो पॉलिसीज़ भी पॉलिटिक्स भी आप लोग देखते हो तो ये भी किस तरीके की है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो है ना टॉप टू डाउन यहाँ पे अप्रोच चलता है, वो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी कहा जा रहा है कि इसमें क्या करना है ना कि डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर को लेकर चलना है, जिससे कि एक तरीके के टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है ना वो अच्छे तरीके से अनलॉक हो पाएगा, और ये जो है ना हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसमें टोटल 16 प्रिंसिपल होंगे जिसका एम होगा कि यहाँ पे यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी वैल्यूज़ का यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ का जो वैल्यू है जिससे कि उन बेनिफिट ले सकते हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिजर्व करना है। 16 प्रिंसिपल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ में देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये जो आपका साइड में दिया गया है टोटल 4 कैटेगरीज़ है। क्या क्या कैटेगरीज़ है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड एसेसिबिलिटी है। आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, ऑनलाइन चीज़ें इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा सबसे पहली जो एडवांटेज होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी की। सेकंड वन कि यहाँ पे एजेंसी है, साथ ही साथ आपकी इंटरपरेबिलिटी भी है। थर्ड आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेसी कंसर्न पूरी तरीके से है, सिक्योरिटी कहीं से भी आपका हनन नहीं हो सकता। एंड फोर्थ वन इज कि अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस है, यानी कि इस तरीके से जो आपका यहाँ पे जो ब्लॉकचेन रखा जाएगा जिस अथॉरिटी के अंदर रखा जाएगा वो यहाँ पे उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसी भी तरीके का अगर छेड़छाड़ किया जाता है सिक्योरिटी से, अगर किसी भी तरीके का छेड़छाड़ किया जाता है तो जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे बंदे वो यहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 16 आपके प्रिंसिपल है, लेकिन 4 भाग में यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है, तो हर के अंदर जो है आपका 4 रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी और एसेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो है ना समझना होगा कि कैसे ये सर्विस को ऑपरेट करना है, यानी कि क्या क्या इस सर्विस में आपका रिस्क हो सकता है, सोर्स कोड को कैसे अवेल करना है, क्या रूल्स है, क्या स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा। सेकंड है कि यहाँ पे आपका अंडरस्टैंड करना है कि जो भी यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है और सर्विस जो भी यहाँ पे आपका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या बेनिफिट हो सकती है। थर्ड यहाँ पे समझना होगा सिस्टम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, यानी कि सिस्टम किस तरीके से
है परफॉर्म कर रहे हैं और सर्विस डिलीवरी में किस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ है कि यहाँ पे समझना होगा कि जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट है उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस को भी इस सिस्टम में देखना होगा। तो ये 4 तरीके से आपका जो है ट्रांसपेरेंसी और एसेसिबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेकंड कैटेगरी जो है वो है एजेंसी एंड इंटरपरेबिलिटी। तो इसमें है कि राइट टू पार्टिसिपेट, यानी कि अपने आप पार्टिसिपेट करो, अपने डेटा को खुद ही यहाँ पे मैनेज करो। तो यहाँ पे क्या क्या है कि आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, मैनेज करना है और इंडिपेंडेंट आप जो है क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, यानी कि सीक्रेट जो है आप अपने जो है जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको आप स्टोर कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो कंसेंट ऑफ डेटा स्टोर किया जा रहा है थर्ड पार्टी सिस्टम में उसको मैनेज भी कर सकते हो, डेटा को पोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप डेटा को आप ले के भी जा सकते हो, रिवॉक कर सकते हो कंसेंट। साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी होना चाहिए जो भी यहाँ पे आपके सिस्टम्स के लिए फैसिलिटेट किया जाए। ओके, और फैसिलिटेट करने के लिए भी यहाँ पे जो है आपका सफिशिएंट हो। थर्ड कैटेगरी है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बातें रखी गई है कि आपका जो है राइट टू डेटा प्रोटेक्शंस भी है। यहाँ पे क्या है कि एक्सेस करना है अगर डेटा अगर रिस्क में है और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर की प्रोसीजर्स है तो यहाँ पे आपका क्या है ना कि आप जो है एक्सेस भी कर सकते हो, साथ ही ऑडिट भी कर सकते हो रिजल्ट को, सर्टिफिकेशंस को और सोर्स कोड को भी। साथ ही यहाँ पे जो है ना उनकी डेटा प्रोटेक्टेड जो है, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा आपका रखा गया है वो प्रोटेक्टेड है। लिमिटेड डेटा कलेक्शंस हो सकता है जितना भी ज़रूरी है, और डेटा को अगर हम लोग किसी पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वही सारे डेटा को इंक्लूड किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा थर्ड पार्टी से, और सेल्फ यहाँ पे क्रिएटेड टूल्स भी होगा। फोर्थ यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि राइट फॉर पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड अवेलेबल रिसोर्सेज सॉरी। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी उनको समझना है। अगर उनको समझना है सिस्टम की गवर्नेंस रूल्स को तो वो यहाँ पे जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है। ऑप्शन होगा आउट ऑफ यूजिंग एप्लीकेशंस, जो कि यहाँ पे डेटा को यहाँ पे जो आपका ट्रीट किया जाता है, यानी कि जितने भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नेंस है उनको यहाँ पे देखा जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन की स्टैंडर्ड क्या है ये यहाँ पे बताई जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल आपको 16 प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या हुई, क्या क्या ज़रूरत है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, ऑनलाइन जो भी आप लोग अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जितनी इन्फॉर्मेशन आप इनपुट करके रखते हो उससे क्या है ना कि यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। ब्लॉकचेन जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा जो कि एक डेटा प्रोटेक्शंस के ऊपर जो है कंसिडरेशंस लेता है, यानी कि यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो कि आपकी जो भी डेटा यहाँ पे ब्लॉकचेन के फॉर्म में रखी गई है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर रखी गई है, इट मीन्स कि आपकी डेटा कहीं ना कहीं सिक्योर है। सेकंड है कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस तरीके का अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो समटाइम्स ये देखा जाता है कि जिस भी इंसान के पास अगर सोफिस्टिकेटेड नॉलेज होता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ पे कंज्यूमर्स की जो है उनकी एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट कर सके या फिर मार्केट को सप्रेस कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो आप लोग हर जगह जो है इनपुट करके रखते हो, चाहे जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट के मास्टर जो है, यानी कि जो ऑपरेट कर रहे हैं अथॉरिटी जो है उसके, अगर वो आपके कार्ड के डिटेल्स को ले लेते हैं और आपको जो है थ्रेट पहुँचाते हैं कि आपको ऐसा करना होगा, या फिर आपको जो है किसी भी तरीके का ब्लैकमेल किया जाएगा, या फिर आपके पैसे को स्नैच कर सकते हैं, वो लोग स्टील कर सकते हैं, तो ये सारी काम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि हम लोग को एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाने की अब यहाँ पे ज़रूरत है। वाइडनिंग करना है जो आज के डेट में गैप है, यानी कि आप लोग देखते हो कि फिनेंशियल इंक्लूजन का जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात किए बिना अगर ये डेजिग्नेट नहीं किया जाता है केयरफुली तो ब्लॉकचेन से क्या होता है ना कि फर्दर एक्सक्लूजन हो सकता है, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इट मीन्स कि आप लोग देख रहे हो कि फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इसके लिए हमारी जो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था जिसके तहत जो है जीरो बैलेंस में लोगों की बैंक अकाउंट ओपन की गई है। जब लोगों की बैंक अकाउंट ओपन की गई है तो इट मीन्स है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी होगा। अगर लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो सरकार जो है किसी तरीके से यहाँ पे पैसे भेजते हैं। जैसे आप लोग को भी पता है कि रिलीफ के तौर पर कोविड-19 पैंडेमिक में जो है 500 रुपीज़ दिया गया था हर एक महिलाओं के बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर उनके बैंक डिटेल्स अगर किसी को पता चल जाता है, हैक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है ना कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स किया जा रहा है, यानी कि सरकार भेज रहे हैं
और यहाँ पे जो कस्टमर इस तरीके से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है इसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सिक्योर नहीं हुआ ना तो जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस है ना वो आज के भी डेट में बाहर ही रह जाएंगे और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत मास नंबर पे होते रहेगा। सोशल इम्पैक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बिलीव करते हैं कि ग्रेटर जो ब्लॉकचेन एडॉप्शन है ना, इससे क्या हो पाएगा कि एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, और ये 2020 में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये नेसेसरी कि हम लोग एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जो कि यूज़र्स की राइट को डिफाइन करे। यानी कि आप लोग जो है इतनी आसानी से आज के डेट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप लोग मतलब कि बहुत ही आसानी से जो है ना कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, जैसे अमेज़ॉन में आप परचेज़ कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है OTT को देखने के लिए आप लोग जो है प्लेटफॉर्म में कुछ परचेज़ कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है बिग बास्केट हो किसी भी तरीके से परचेज़ कर रहे हो, तो आप लोग अपनी कार्ड की डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस बहुत आसानी से कर लेते हो। लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि वो सारे जो आपके कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाहिए। अगर सिक्योर नहीं हुआ तो कल को आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये आपके जो है ना यूज़र्स के राइट को ये डिफाइन किया जाता है इसके तहत। फिनेंशियल सेक्टर की तरफ से देखें तो मोस्ट ऑफ द जो बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें। जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट आ रहा है, जिससे कि आप देख सकते हो कि 45 जो सेंट्रल बैंक है वो एक साथ आकर जो है इस पैरामीटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ये आपका ब्लॉकचेन जो आपका टेक्नोलॉजी है उसको। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। जो इससे क्या होगा ना कि हमारे जो फ्रॉड का जो इफेक्ट है, बैंकों में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह हो रहा है, कार्ड की क्लोनिंग होती है, बैंकों से आपका जो डिपॉजिट होता है वो आपका रातों रात गायब भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं हो सकती है, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप लोग जो है सही तरीके से देख लिए इस बिल की क्या यहाँ पे प्रोविज़न रखी गई है, इस बिल का आना क्यों ज़रूरी है। इसमें टोटल यहाँ पे 16 प्रिंसिपल है, 4 कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि यहाँ पे है सिक्योरिटी, क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ लेकर आया गया था ये आरोग्य सेतु ऐप। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था जब भी ये आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात किया गया था, क्योंकि कोविड-19 के तहत जो है ना एक तरीके का सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये ऐप को लाया गया था। तो इस ऐप में क्या था कि हर किसी को इंस्टॉल करना था। जैसे कि अगर मैं इंस्टॉल करूं और मेरे बगल में कोई इंसान है, अगर उनके फ़ोन में भी अगर इंस्टॉल है, तो अगर मैं कभी भी किसी भी कोविड-19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आई हूं, मेरे अंदर वो सारे सिम्टम्स है, तो उनको जो है ना बगल वाले जब जहाँ पे भी मैं ग्रुप में जाऊंगी तो अगल बगल सारे फ़ोन में अगर इस तरीके का आरोग्य सेतु ऐप अगर इंस्टॉल होगा तो उनको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वो भी जो है उस जगह पे है जहाँ पे कोविड-19 के सस्पेक्टेड पेशेंट यहाँ पे घूम रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का ऐप लाया गया था। अगर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे तो आप लोग भी बताइए कि कितने लोग हैं जो कि अपने मोबाइल में इस तरीके के आरोग्य सेतु ऐप को जो है वो डाउनलोड करके रख चुके हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ऐसा कहा कि ये जो आपका ऐप लाया गया है ना, इसमें आपका कुछ प्राइवेसी का कंसर्न है और कुछ सिक्योरिटी का कंसर्न है। कंसर्न क्या क्या है डायरेक्टली ये देखते हैं। क्या है ऐप, ये तो आप समझ गए। अगर ऐप को जानना है तो एक बार आप लोग इंस्टॉल कर लो, नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो तो बस इतना ही है कि आप लोग की सिक्योरिटी के लिए है। बाहर आप लोग जाते हो तो अगर आप लोग भीड़ भाड़ में जाते हो तो अगर किसी के भी फ़ोन में इस तरीके का होगा तो इससे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका सस्पेक्ट करके जो है ना डिटेक्ट करके ये बता देगा कि आप जो है सस्पेक्टेड पेशेंट के अगल बगल घूम रहे हो। तो ये कंसर्न इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कही जा रही है कि सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग जो है यानी कि कुछ इंडिविजुअल और ग्रुप जो सोशल मीडिया में है वो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन उनको मिल पा रही है उन लोगों के बारे में जो कि इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, और दूसरी डेटा पॉइंट से भी, जैसे कि कुछ लोग जो कि सेंसिटिव ऑफिस में है, PMO में है या फिर पार्लियामेंट में है, तो उनको इस तरीके का जो है ना सेंसिटिव यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है इस तरीके के ऐप से। प्राइवेसी जो पॉलिसी है इस तरीके का ऐप का, ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है कि क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यहाँ पे लिया जा रहा है और क्या फॉलो किया जा रहा है, किस लेवल का इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दो वर्ड होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ओके, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप ऐप इस्तेमाल करते हो, तो व्हाट्सएप में क्या होता है ना कि आप लोग यहाँ पे मैसेज जो है एक दूसरे से कन्वे करते हो, आप मैसेज भेजते भी हो, आपको मैसेज मिलता भी है। तो जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, जैसे कि सपोज़ आपने हाई भेजा मुझे, ठीक है, तो मुझे जो है आपने हाई भेजा तो मुझे भी ये हाई देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये आपने इसको भेजा ना, तो भेजते वक्त जब ये आपका मैसेज भेजा जाता है सेंडर टू रिसीवर में, तो ये क्या होता है ना, ये इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका हाई जो है ना किसी कोड में चेंज हो जाता है, जैसे 1 2 3 में ये आपका चेंज हो गया, और जब मुझे ये मिलता है ना तो ये डिक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये भी कोई कोड में आपका रहता है, 1 2 3 में रहता है। लेकिन जब मैं
इसे मैसेज को ओपन करती हूँ तो ये मुझे जो है डिक्रिप्ट होकर वापस से हाई ही देखने को मिलता है। तो ये इनक्रिप्ट हो जाता है 1 2 3 में, और फिर वापस से जो है 1 2 3 में जब ये हाई में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिक्रिप्ट हो गया। तो ये क्या होता है ना कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का आपका इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि किस तरीके का, किस लेवल का इंक्रिप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इनपुट जैसा रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी आपका इशू निकल कर आया है। सेकंड जो यहाँ पे वॉयलेशन आपको देखने को मिल रहा है किस चीज़ का, तो हमारे संविधान का कहीं ना कहीं से हनन हुआ है। अगर हम लोग एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चले तो प्राइवेसी जो है आज के डेट में फंडामेंटल राइट बन गई है, और ये गारंटी किया गया है हमारे आर्टिकल 21 के तहत। तो इसको सिर्फ डिप्राइव कैसे किया जा सकता है, तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, उसी के द्वारा जो है सिर्फ इसको आपका डिप्राइव किया जा सकता है, और कहीं से भी आपका डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे इस तरीके का ऐप लाने के लिए कोई भी आपका एक्ट पास नहीं किया गया है, और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। इट मीन्स कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लिया गया है, ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है इस तरीके का ऐप आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, और ऐसा मैंडेटरी भी बना दिया गया कि सारे इंडियंस इसको यूज़ करेंगे, और स्पेशली तो वो जो कि ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन, बाय एयरप्लेन, तो इन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है स्पेशली मैंडेटरी बना दिया गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर प्रोसेस के थ्रू इसको होकर जाना था, दोनों हाउसेस में एक पर्टिकुलर बिल लाना था, उसके बाद जो है यहाँ पे मेंबर जो है अपना डिबेट डिस्कशन करते हैं उस तरीके से, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि कोई भी बिल यहाँ पे कानून बनती है तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसका भी होना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐप में आप देखोगे कि क्लॉज है जो कि गवर्नमेंट की जो लिएबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है। इन केस के अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन का मॉडिफिकेशन हो रहा है यूज़र्स के द्वारा, तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल लेगा, यानी कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन होंगे, जो कि यहाँ पे परेशान पर्सन, अगर कोई भी किसी को भी इस तरीके के ऐप से अगर परेशानी होगी तो वो सिर्फ यहाँ पे रिकोर्स कर सकते हैं, यानी कि जुडिशरी की फॉर्म में वो रिकोर्स कर सकते हैं अगर इस तरीके का कोई भी एक्ट आपका आता है तो। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी यहाँ पे जो है डेटा कौन रख रहा है, कैसे रख रहा है। अगर हमारे डेटा को ही कोई यहाँ पे किसी भी तरीके से स्टील कर ले या फिर मॉडिफाई कर दे या फिर यूज़र के द्वारा ही इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, ये भी नहीं पता है। साथ ही लीगली अनजस्टिफाइड है। अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट की लिएबिलिटी को यहाँ पे लिमिट करते हुए ये जो ऐप है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि हमारे यहाँ जितनी भी आपको टेक्नोलॉजी वगैरह का देखने को मिलेगा तो उसके लिए एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अगेंस्ट में भी है। और यहाँ पे जो प्रपोज किया गया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके भी अगेंस्ट में है। रीज़न क्या दिया जा रहा है, रीज़न ये दिया जा रहा है कि ये जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो हमारे डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी के अंदर आते हैं, और ये ऑब्लाइज्ड है कि जो भी डेटा का सिक्योरिटी है, यानी कि जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है इस ऐप के थ्रू, उसकी सिक्योरिटी को यहाँ पे देखा जाएगा। और अगर इसका लॉस हुआ तो यहाँ पे इस ऐप को जो बनाया जा रहा है, इस के पीछे जो इसको लॉन्च कर रहे हैं, वही यहाँ पे लेबल होंगे इस इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के बीच में, इस इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के थ्रू। ओके, तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हो कि एक तो आप लोग जब भी इस तरीके का जो आप ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जब इसको आप यूज़ करते हो तो इसमें आपका सबसे पहला जो है ब्लूटूथ ऑन रखने के लिए कहा जाता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसमें आपका लोकेशन ऑन रहता है। तो इट मीन्स क्या है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, कब किस तरीके से जा रहे हो, क्या खरीद रहे हो, नहीं खरीद रहे हो, मीन्स आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। साथ ही साथ जो है ना आपका यहाँ पे ब्लूटूथ भी ऑन है, यानी कि आपके डेटा वगैरह भी कहीं ना कहीं से जो है आपका यहाँ पे जो है अनऑथराइज्ड वे में ये स्टील किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडियरी गाइडलाइंस होता है, जो कि आपको इस तरीके के कानून में देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है उसकी सिक्योरिटी को एश्योर करना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिला। इस ऐप से जो कंसर्न है वो ये सारी कंसर्न है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि जो यहाँ पे कोविड-19 हमारे कंट्री में आया है तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी उस वक्त आपकी गवर्नमेंट का। साथ ही यहाँ पे डिटेल पॉलिसी बनाना, थिंक करना कि न्यूसेंस क्या क्या होगा, ट्रांसलेट करना इंटेंशंस को पॉलिसी में। उस समय ये आपका जो है ना उस समय अवेलेबल टाइम नहीं था, यानी कि ये जो था
जब इसको लॉन्च किया जा रहा था तो ये सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही स्पीडी वे में इसको लॉन्च किया गया। जैसे ही लॉकडाउन किया गया है उसी के बाद इसका तुरंत लॉन्च हो गया। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें डिटेल पॉलिसी होना, या फिर इसको जो है न्यूएंसेस के थ्रू होकर जाना, या फिर इसको जो है पॉलिसी जो भी होना चाहिए उसमें आपका इस तरीके से ट्रांसलेट करना। और आपको पता है कि जब कोई बिल पास होता है तो उसको कानून बनने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो है ना, उस समय के लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लोगों की यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी थी कि लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों में किस किस लोगों का क्या क्या हालचाल है, ये सारी चीज़ों को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए यहाँ पे जो है ये प्रोसीजर को एस्केप किया गया और सीधे जो है इसको लॉन्च कर दिया गया। बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि जो आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और जो नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल है 2020 का, तो इसके थ्रू जो है इसको नोटिफाई भी किया गया है। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स है। अब देखते हैं कि जो आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 है, तो इसमें रखा क्या गया है, इसमें क्या क्या बातें की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यहाँ पे है, इनके द्वारा डेजिग्नेट किया गया है एक एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इस प्रोटोकॉल को और इनके डेवलपर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स है जो कि इस प्रोटोकॉल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है उसको प्रोसेस किया जा रहा है या फिर मैनेज किया जा रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के ऊपर है। साथ ही कलेक्शन और जो रिस्पॉन्स डेटा है उसको प्रोसेस करने की क्या यहाँ पे आपका प्रोविजन रखा गया है, तो कोई भी रिस्पॉन्स डेटा और कोई भी पर्पस जिसके लिए यहाँ पे आपका नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको क्लियरली स्पेसिफाइड किया जाएगा, वो भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी जो कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पे जो रिस्पांस डेटा है उसी को ये कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोपोर्शनेट है कि यहाँ पे जो हेल्थ रिस्पॉन्स है उसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए और फॉर्मुलेट किया जाए। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डेटा है उसी को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। रिस्पॉन्स डेटा कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सस्पेक्टेड यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट अगर इस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप में ये डिटेक्ट हो पा रहे हैं तो उन सारे लोगों का यहाँ पे डेटा स्पेशली रखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर्स का कहना है कि जो भी डेटा यहाँ पे उनके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर तरीके से रखा जा रहा है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है, यानी कि एकदम से पारदर्शिता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लोगों के साथ, किसी भी तख्ते के लोगों के साथ या फिर किसी सेक्टर के लोगों के साथ जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है। सारे लोगों का जो है सिर्फ यहाँ पे आपका डेटा जो रखा जा रहा है वो रिस्पॉन्स डेटा रखा जा रहा है, बाकी इसमें और कोई भी बातें यहाँ पे नहीं की जा रही है। डेमोग्राफिक डेटा अगर हम लोग देखें तो इसको एज लॉन्ग एज जो प्रोटोकॉल में रहेगा तो ये आपका फोर्स में रहेगा। जब अगर ये इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको डिलीट करना चाहिए तो मैक्सिमम ये 30 डेज़ तक ये रहेगा। ठीक है, जब से आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपकी डेटा को डिलीट होना चाहिए। जैसे कि आप अगर इस ऐप को आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी जितनी भी डेटाज अगर यहाँ पे सरकार के पास गया है तो आप सरकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो और वो डेटा आपका जो है 30 डेज़ के बाद ही यहाँ पे जो है आपका डिलीट होगा। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा, यानी कि जो डेटा यहाँ पे आपका शेयर किया जा सकता है दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो ये क्रिटिकल हेल्थ पर्पस के लिए ही शेयर किया जाएगा। कोई भी एंटिटी है जिनका यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा जो है अगर शेयर किया गया है तो इस तरीके की डेटा जो है ना स्ट्रिक्टली आपका सिर्फ जो शेयर किया जाएगा उसके किसी न किसी पर्पस के लिए ही यहाँ पे आपका डेटा शेयर किया जाएगा। अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस में इस तरीके का डेटा अगर आपका जो है 180 डेज़ में भी आपका रिटर्न नहीं होता है, जब आपने इसको इसका एसेस किया गया था, तो इससे क्या होगा ना कि ये डेटा आपका परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी सर्कमस्टांसेस में अगर मान लीजिए कि आपका डेटा यानी कि नॉट ऑर्डिनरली बी रिटेन, यानी कि अगर आपका जो डेटा है वो आपका रह जाता है, ठीक है, 180 डेज़ के बियॉन्ड भी आपका रह जाता है जब से ये आपका एक्सेस किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना कि डेटा को ये परमानेंटली डिलीट भी कर देंगे। जो रिस्पॉन्स डेटा है ना वो आपका अवेलेबल होगा रिसर्च पर्पज़ के लिए, और रिसर्च पर्पज़ किसके लिए, तो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, कुछ रिसर्च एंटिटी के लिए जो कि रजिस्टर किया गया है इंडिया में, वो भी NIC के द्वारा। रिसेंटली आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स भी बना दिया गया है। देखिए कोई भी ऐप होता है ना तो उसका दो फंडा होता है, एक होता है आपका क्लोज्ड सोर्स, दूसरा होता है ओपन सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मीनिंग होता है दोनों का। क्लोज्ड सोर्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना ये लाइसेंस होता है, यानी कि कोई भी ऐप को लॉन्च करने के लिए लाइसेंस लेना होता है, और यहाँ पे कोई भी जैसे हम जैसे आम जनता है ना तो हम अपनी यहाँ पे किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अपनी फीडबैक नहीं दे सकते, इस तरीके की बातें होती है। और यहाँ पे ओपन सोर्स क्या है कि इसमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और यहाँ पे आपका ओपनली होता है, यानी कहने का मतलब है कि कस्टमर के लिए ओपन है कि आप अपनी फीडबैक दे सकते हो, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के ऐप में और क्या चेंजेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ओपन सोर्स में देखने को मिलेगा।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ओपन सोर्स रखा गया है, जिससे कि जो डेवलपर है अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सोर्स कोड में किसी भी तरीके का इंप्लीमेंट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आपका है कि कोई भी वॉलेशन अगर इस तरीके का डायरेक्शंस का होगा तो उसमें अगर यहाँ पे आपका पेनाल्टी भी दिया जाएगा। मान लीजिए कि इतने सारे प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है, लेकिन फिर भी कोई भी लोग यहाँ पे अगर कुछ किसी भी तरीके का गलत करते हैं, वॉलेशन करते हैं इस तरीके का डायरेक्शंस जो भी यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दंड दिया जाएगा। और जो यहाँ पे आपका पेनाल्टी रखा गया है वो एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है, और दूसरी लीगल प्रोविजंस जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से पेनाल्टी रखा जाएगा। जो एम्पावर्ड ग्रुप है ना, वो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को रिव्यू भी करेगी, वो भी 6 मंथ में, जब से ये आपका नोटिफिकेशन का डेट आया है। और जितना जल्दी हो सके इसको जो है यहाँ पे आपका रिव्यू करते रहेगा, किया जाएगा। ओके, 6 महीने में आपका बार बार यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है ना दोनों चीज़ रिफाइन करनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट को और पॉलिसी को। और यहाँ पे जो पैंडेमिक है और जो प्राइवेसी डेंजर्स है, इस तरीके के ऐप से निकलने वाला जो प्राइवेसी डेंजर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की जो है यहाँ पे डेटा आपका बेचा जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि फेसबुक ने क्या किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा जितना भी था, उनकी जितने भी यूज़र्स के डेटा थे वो बेच दिए थे। तो यहाँ पे तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा ये कन्फेस भी किया गया था, फिर उन्होंने बाद में सॉरी भी कहा था, अपोलोजाइज भी कहा था। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या पता कि इस तरीके से सरकार भी हमारी डेटा रख रही है, वो कहीं ना कहीं बेच के उसको भी पैसा खा लेगी, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में जो है ना डेटा इज़ अ बिग ऑयल। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे आपका जो है फ़ायदा होता है डेटा से। तो प्राइवेसी डेंजर भी है और साथ ही साथ हम लोग पैंडेमिक भी चल रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है सरकार को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे क्यों ले सकती है कुछ कंट्री से, जैसे कि आप लोग साउथ कोरिया या फिर सिंगापुर में देख सकते हैं, जो कि अपने यहाँ प्राइवेसी लॉ लेकर आए हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशंस रखा गया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का, जो कि डेवलप किया गया है कि इस तरीके के पेंडेमिक का स्प्रेड ना हो सके। साउथ कोरिया में आप देखोगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, यानी कि पीपा लाया गया। इंडिविजुअल के पास यहाँ पे राइट है कि वो यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन और अदर डेटा, जो कि यहाँ पे ओनरशिप राइट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो भी साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे एक आपका प्रोविज़न रखा गया था जिसको कहा जा रहा है कि राइट टू बी फॉरगेटन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ भी जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, और डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी एक आपका यहाँ पे ऑप्शन रखा गया था राइट टू बी फॉरगेटन। कहने का मतलब है कि जैसे आपने डेटा इनपुट कर दिया, यानी कि आपने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे जितनी भी डेटा, जितनी भी डिमांड यहाँ पे मांगा जा रहा था, यानी कि जो भी आपका डेटा यहाँ से लिया जा सकता है वो यहाँ पे ले लिया गया। लेकिन एक समय के बाद क्या लगा आपको कि आपकी जो डेटा है ना वो यहाँ पे इंटरनेट से डिलीट हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई थर्ड पर्सन अगर आपके बारे में कोई भी सर्च कर रहा है, सर्च इंजन में अगर कोई भी आपके बारे में सर्च कर रहा है, तो आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आपको उस इन्फॉर्मेशन को आप चाहते हो कि डिलीट कर दो, तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो या करवा भी सकते हो। तो इसको कहा गया है राइट टू बी फॉरगेटन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ जब डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था तो उसमें भी ये चीज़ें, ये बातें रखी गई थी। अब देखिए कि हमारे यहाँ प्रपोज किया गया था 2019 में ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। रिसेंटली आप देखोगे कि ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है पर्सनल डेटा का, किसी भी इंडिविजुअल का, तो यहाँ पे उसके लिए जो है ना एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें कि इस तरीके का पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना और एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना इस तरीके के पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और कंपनीज़ के द्वारा। साथ ही यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को कि कुछ सर्टेन राइट होगा उनके पर्सनल डेटा को लेकर, जैसे कि वो खुद यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं अपने डेटा को, साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ डेटा भी कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि उनके डेटा को जो है पर्सनल डेटा को डिस्क्लोज ना किया जाए। सो ये सारी जो है राइट्स दिया गया है हम जैसे कॉमन पर्सन के लिए। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी तक कानून नहीं बना है। जैसे ये कानून बनेगा तो आई एम टाइम श्योर कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एक तो इस तरीके की कानून हमारे यहाँ आज तक नहीं है, बिल्कुल नया प्रपोज हो रहा है और 2018 से इसके ऊपर बात चला हुआ है, लेकिन अभी 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है इस तरीके का कानून हमारे यहाँ नहीं आया है। तभी तो इतने सारे जो है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हर एक जगह इशू निकल कर आता है। अगर कानून आ जाएगा तो इतना ज़्यादा इशू निकल कर नहीं आएगा। ओके, तो चलिए ये पूरी रही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, इसमें आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपका समझाया भी गया है। कंसर्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक्स थी, तो मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर मेंस आंसर राइटिंग में आपसे क्वेश्चन बन जाए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज़। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आप लोग देखिए कि गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, आत्मनिर्भर भारत अभियान कहने का मतलब है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन बनाना है,
ये अनाउंस किया गया है और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारी इंडिया की स्पेस प्रोग्राम है उसमें प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन्स का बात किया गया है, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चेस में या फिर स्पेस बेस्ड सर्विस में, ये सारी जगह पे अब प्राइवेट सेक्टर्स भी हमारे साथ यहाँ पे साथ देंगे। रिसेंटली क्या है कि इसरो ने यहाँ पे इसरो के द्वारा, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है सेट ऑफ 17 टेक्नोलॉजीज़, और यहाँ पे रिसर्चर्स को भी इनवाइट किया गया है कि वो ये सारी चीज़ों को जो है ना, इतने 17 टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो डेवलप करे, वो भी यहाँ पे लोअर कॉस्ट में, यानी कि सस्ते दामों में। और किसके लिए? तो गगनयान मिशन, जिसमें कि 3 ह्यूमन बींग को यहाँ पे भेजा जाएगा स्पेस में। तो इसमें आप देखोगे कि फूड और मेडिसिन होना चाहिए एस्ट्रोनॉट के लिए जब वो स्पेस में रहेंगे, स्पेस सूट होना चाहिए, इन फ्लैटेबल हैबिटाट हो, यानी कि ऐसा आपको जो है उनका रहने का स्पेस में सही से हो, एंटी रेडिएशन हो, थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ हो, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए जो है ना सेट ऑफ 17 टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। और देखते हैं बातें क्या की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जा रही है, तो इसके लिए आप लोग देखोगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ को, और किस में? तो सैटेलाइट लॉन्चेस में और स्पेस बेस्ड जो है सर्विस में। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होगी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा, यानी कि अच्छा खासा इन्वायरमेंट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स जो है ना, वो यहाँ पे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो इसरो की फैसिलिटी यूज़ करे, और साथ ही साथ दूसरे रेलिवेंट एसेट भी, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसेंटली इसरो के द्वारा ओपन किया गया है फैसिलिटीज़ फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, जिसमें क्या है ना कि जो भी कंपनी है यहाँ पे, उनके कंसोर्टियम को वो हेल्प कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे PSLV, जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल है पोलर PSLV, ये आप लोग जानते हो कि इसी से मंगलयान आपका गया था। PSLV है, इसके बाद GSLV है, तो इससे भी क्वेश्चंस आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो PSLV है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको बनाने के लिए जो है यहाँ पे किस तरीके से हेल्प कर सकती है प्राइवेट प्लेयर्स, उनको यहाँ पे जो है अच्छा खासा फैसिलिटी ओपन किया गया है। फ्यूचर प्रोजेक्ट है प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस के लिए, आउटर स्पेस ट्रैवल के लिए, तो ये सारी चीज़ भी आपका ओपन किया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। साथ ही यहाँ पे लिबरल किया गया है जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी, कि कैसे यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जाएगा टेक एंटरप्रेन्योर्स को। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग डेटा कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन डिस्टेंस से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करना। साथ ही इससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग आसानी से कह तो दिए है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना है स्पेस एक्टिविटीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक मास नंबर में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, तभी इस तरीके का सरकार ने मूव्स लिया है। तो सबसे पहला क्या है कि सैटेलाइट की डिमांड बढ़ रही है, जो कि ज़रूरत है कि आज की डेट में और आगे आने दिनों में आपका लॉन्च होगा। 18 से यहाँ पे 18 to 20 सैटेलाइट जो है हर साल आपको देखने को मिलेगा कि ये लॉन्च होता है। तो आज की डेट में जो इसरो एग्जिस्ट करी है, इसरो में जो आपको मैन पावर देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, और प्राइवेट सेक्टर्स जो है ना एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगी, जिसमें कि जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे लेटेस्ट इनोवेशन और ट्रेंड्स मिल पाएगा। कोलैब अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ करते हैं, तो इसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगी, अच्छा खासा एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एज मिल पाएगा, लेटेस्ट इनोवेशंस के बारे में हमारी इसरो जान पाएगी। साथ ही यहाँ पे फ्री अप हो पाएगा रिसोर्सेज, यानी कि लार्ज चंक जो इसरो की मैन पावर है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं और लॉन्च व्हीकल में इन्वॉल्व होते हैं। सो जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, उससे क्या हो पाएगा कि इसरो जो है ना वो यहाँ पे दूसरा टाइम दे पाएंगे कि और भी ज़्यादा चीज़ों पे रिसर्च कर पाएंगे, डीप स्पेस मिशन में यहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसरो में जितने भी मैन पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे लॉन्च व्हीकल में लगे रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं। तो ज़रूरत है यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा ना कि इनका काम करने का जो है डाइवर्सिटी आपका खुल पाएगा, डिफरेंट जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। साथ ही डीप स्पेस मिशन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो डिपेंडेंस है, यानी कि टैक्स पेयर मनी में जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। प्राइवेटाइजिंग एक्टिविटीज़ अगर हम लोग स्पेस सेक्टर्स में देखें, तो इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है पैसा बहुत अच्छा खासा लगाते हैं, और इससे क्या हो पाएगा कि जो सरकार से कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इसरो जो है ना सरकार से फंड लेती है बहुत सारे यहाँ पे जो है मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो ये सारे जो है फंड्स पे अब डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार जो है टाइम पे फंड रिलीज़ नहीं कर पाती है, और इससे क्या होता है कि इसरो की जो बहुत सारी मिशन होती है ना वो टाइम पे लॉन्च नहीं हो पाती है। तो ये सारी हर्डल्स देखने को मिलती है। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो बेनिफिट लग रहा है मुझे वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स के आने से जो है यहाँ पे फंडिंग की क्रंचेस होती थी, यहाँ पे फंडिंग पे जो रिलाय होना पड़ता था, अब ये नहीं हो पाएगा, और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा अच्छा खासा यहाँ पे जो है पैसे लगाए जाएंगे। जॉब क्रिएशन होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे न्यू जॉब आपको देखने को मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर से आपको हाई स्किल्ड
स्किल्ड यहाँ पे लेबर मार्केट देखने को मिलेगा। साथ ही आप हमारी जो स्पेस की कैपेबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा सिक्योर हो पाएगी। यहाँ पे आप लोग देखो कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट में, स्पेस क्राफ्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो यहाँ पे हमारे बिजनेस है ना, जो अनअफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से चल पाएगी। साथ ही इंडिया सेंट्रिक नीड्स जो है वो यहाँ पे मीट हो पाएगा। प्राइवेट सेक्टर से क्या होगा ना कि हमारी जो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी सिनेरियो है, इसकी जो ज़रूरत है ना वो यहाँ पे पूरी हो पाएगी और हम लोग डिजिटलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ है जो कि आप लोग देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर्स के आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कंसर्न क्या है? प्राइवेट सेक्टर्स के आने से एक जगह बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि सिक्योरिटी को लेके, स्ट्रैटेजिक कंसर्न को लेके, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कि अगर कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स वाले क्या होते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे चलते हैं। उनको जहाँ प्रॉफिट मिलता है वो वहीं हो लेते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे इसरो की जो डेटा है वो कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि इसरो की जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेटा है। आप लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मिशन हमारे आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं। अभी चंद्रयान 2 भी सक्सेस नहीं हो पाया था, उसके लिए चंद्रयान 3 आपका जो है अनाउंस कर दिया गया है कि उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर से कोई लोग ऐसे आ जाए जिनके हाथों में हमारी जो सेंसिटिव डेटा है, क्रूशियल डेटा है, वो चले जाए और कहीं ना कहीं वो उसको लीक कर दे। साथ ही ये हाईली रिस्की बिजनेस हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर क्या है कि प्रॉफिट और लॉस में चलते हैं। तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उनको अगर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसरो से लॉस का तो कोई मतलब नहीं बनता। इसरो में आपको देखने को मिलेगा कि डे बाय डे हमारी इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिया का नाम रोशन कर रही है। तो अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि वो यहाँ पे उनको किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो बीच मझधार में जो है इसरो को छोड़ के चले जाए। बहुत सारी कंपनीज है जो कि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि फेल्योर के कॉस्ट में भी वो यहाँ पे निकल जाती है। तो ये भी एक दो ऐसा कंसर्न है जो कि देखने को मिल रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें एक अलग से स्पेस कॉमर्स बॉडी बनाना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो इसरो का। ये स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे देखें। साथ ही डेडिकेटेड रोड मैप होना चाहिए इसरो के अंदर, वो भी कमर्शियल स्पेस को लेकर। सेकेंड है कि स्टार्टअप को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप के पास काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल होता है कि वो और बढ़े और एक अच्छा खासा जो है ग्लोबल लेवल पे जो है उनका स्केल होता है। इसरो जो है वो यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर सकते हैं कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है ना उनको लिवरेज करें, जो कि इसरो के द्वारा ही बनाया गया है एक एप्रोप्रिएट मैनर में। साथ ही एक स्पेस लेजिस्लेशन इनैक्ट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका जो है कानून के तौर पे यहाँ पे रेगुलेटरी को डिफाइन किया जाए, लीगल और प्रोसीजनल जो आपका यहाँ पे वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइमलाइन के साथ हो और यहाँ पे स्पेस एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के लिए हो, जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के इंडस्ट्री से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस एक्टिविटी बिल भी लाया गया था जो कि 2017 का था। इसको प्रमोट किया, इसको आपका प्रपोज किया गया था कि स्पेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में। और यहाँ पर आपका बात रखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर्स की एजेंसी का पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पर आपका स्पेस एक्टिविटीज़ में। तो ये आपका जो है एक बिल रखा गया है, लेकिन दुख की बात यही है कि अभी तक ये कानून नहीं बना है। साथ ही थिंक टैंक को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि अच्छे से जो है इस स्पेस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो और वो इसको अच्छे तरीके से देख पाए, थिंक टैंक कर पाए, एडवाइस कर पाए सही तरीके से। स्पेस प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे करना है, ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी का कैसे करना है, स्पेस लॉ होना चाहिए, इंटरनेशनल स्पेस एग्रीमेंट होने चाहिए। साथ ही इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकअप होना चाहिए, जिसके थ्रू एक सिस्टमेटिक चेंज यहाँ पे क्रिएट कर सके और एक अच्छा खासा जो है रिसर्च इन्वायरमेंट जो है ना उसको इस्टेब्लिश कर सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप क्या लिया जा रहा है इस तरीके के डायरेक्शंस में? तो इसरो के द्वारा भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिया गया है कि इसरो जो है ना यहाँ पे एक स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क को बेंगलोर में सेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फैसिलिटी का रेंज है ना वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। 2018 में जो है इसरो ने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3 इंडस्ट्री के साथ, जिसमें कि आपका 3 साल में 27 सैटेलाइट बनाया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे फाउंड किया गया था 2019 में, और ये किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसमें कि आपका इसरो और जो प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप है ना उसको यहाँ पे कम किया जाएगा और ट्रांसफर ऑफ जो इसरो की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इंडस्ट्री में ट्रांसफर करने के लिए फैसिलिटेट भी किया जाएगा। तो ये कुछ काम है जो कि इसरो के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या पता किस तरीके से प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चंस बन जाए और आंसर में भी आप लोग अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप लोग इस तरीके की बातों को इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो गाइस आज की डेट हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और देखेंगे कि और कौन सी यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करनी है। बहुत ही जल्दी तरीके से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक कि मैं 14-15 यानी कि यहाँ पे जो आपकी जून मंथ की रिलीज़ होगी तो उससे पहले मैं अप्रैल और मई की कंप्लीट कर दूँ। ओके, तो इस चीज़ से आप लोग जो है निश्चित रहिए। यहाँ पे आपका जो है डेली बेसिस पे एक लेसन आती है, तो आई होप कि ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।